स्टूडेंट्स, बेटा आज हम बात करने चलें जो आप लोग का टेस्ट हुआ है उसके आंसर के बारे में। लेकिन आंसर को हम बताएं उससे पहले आप लोग से कुछ बात करना है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली गलती आप लोग क्या की हो आज के टेस्ट में ये जान लो कि हमने आपको याद हो पहले लेक्चर में जब BHU BCom एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी बताया था कि आपको क्वेश्चन छोड़ने आना चाहिए। क्वेश्चन करने के लिए तो हर कोई पागल रहता है कि हम कितना अधिक क्वेश्चन करें, लेकिन आप क्वेश्चन छोड़ना सीखो। कि कहने का मतलब कि अगर आपको ज़रा भी डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट मत करो, गलती से भी मत करो। अदरवाइज़ जो आपको नंबर मिलने वाले हैं वो नंबर भी निगेटिव में जाएंगे। BHU में आपका निगेटिव मार्किंग होता है, आपको पता है। तो आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हो कि जो आपको नंबर मिलने जा रहा है वो नंबर भी क्या कर रहे हो आप कि निगेटिव में गायब कर दे रहे हो। ये पहली गलती आप लोगों ने किया। दूसरी गलती क्या है कि आप लोग अभी भी सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करो। आपको लग रहा है कि BHU बहुत सी नॉर्मल सी बात है कि हम तो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन बेटा आप 12th के बाद एक नए लेवल पे जाने वाले हो। तो याद रखना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन सेक्टर में आप जान जाओ कि अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। और BHU आपका इंडिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आता है, तो इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिए। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ऑल ओवर इंडिया के सारे स्कूल्स के बच्चे होते हैं, साथ ही साथ फॉरेन के भी बच्चे होते हैं। आप ये ना समझना कि नहीं केवल उत्तर प्रदेश या आसपास के राज्य स्टेट वाले रहेंगे। टोटल इंडिया के बच्चे होते हैं बेटा। और साथ ही साथ हमने बोला कि फॉरेनर्स बच्चे भी कंपटीशन में बैठते हैं। तो केवल आपके BCom में जान लीजिए कि मोर देन 5 लाख बच्चे बैठेंगे, मोर देन 5 लाख। और सीट्स कितनी आप देख रहे हो, 900 समथिंग सीट है, 943 सीट्स। तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से लो, इसको आप प्रेशर में मत लो। आप ये जानो कि बारीकों को एनालिसिस करो कि कहाँ आप गलती करो, किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। बाकी बच्चे क्या करते हैं कि इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में ले लेते हैं। तो हमें प्रेशर में कोई चीज़ नहीं लेना है। हमें ये देखना है कि हम कौन सी गलतियाँ बाकी लोग करते हैं उस गलती को कैसे सुधारें। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बैठा लो कि BHU में एडमिशन पाने के लिए आपको बहुत ही क्या करना है कि एकदम हम कह सकते हैं कि प्लानिंग के साथ चलना है। कि ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि जैसे 11 12 तक अभी तक पढ़ते चले आए, नंबर मिलते गए, आपको परसेंटेज अच्छे मिलते गए, हर चीज़ होता गया। यहाँ बेटा अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं करोगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा। और एंट्रेंस क्वालिफाई करना इतना भी आसान नहीं जितना आप अभी तक समझ रहे हो। तो इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ। और अगली बात हम करते हैं, आज जो टेस्ट हुआ बेटा ये अकाउंट का भी केवल 4 चैप्टर्स का है। आप याद करो अकाउंट आप पढ़े हो 11 12 में, टोटल अगर आप ऐड करोगे अप्रॉक्सीमेट 33 चैप्टर्स हैं। सोचो 4 चैप्टर अभी जो ताज़ा ताज़ा आप पढ़े हो वो घर पे बैठकर उसका टेस्ट दे रहे हो, तो आपके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठोगे और अकाउंट के साथ साथ आपके बाकी सब्जेक्ट होंगे तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए आप लोग घर पे बैठो, ये तो इतना अच्छा टाइम आपको मिला है, लॉकडाउन भी चल रहा है, कि आप अच्छे से क्या करो घर पे बैठकर पूरा टाइम स्टडी कर सकते हो। बाकी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करो, टीवी देखो, सब चीज़, लेकिन ये नहीं कि फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप इस पे लगे रहो। अपने मोबाइल डाटा की यूज़ करो, क्लासेस देखो। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है हम आपको बोल रहे हैं कि आप हमेशा कांटेक्ट में कर सकते हो हमको, चाहे जैसे भी करो, व्हाट्सअप पे करो, मैं व्हाट्सअप पे रिप्लाई देता हूँ हर जगह। बस मेन मोटो ये होना चाहिए बेटा कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। बस ये टारगेट बना के चलो कि आने से वाले 1 1.5 महीने आप एकदम जी तोड़ मेहनत करोगे। किसी भी सूरत में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है आपको, लापरवाही जरा से नहीं। कि हमें अभी बाकी सब्जेक्ट भी तैयार करने हैं। और अकाउंट्स में हमने बोला ना कि क्या कि अभी आपके और चैप्टर्स हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें आप जब तक नहीं ग्रैप्स करोगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएंगी। तो घबराओ नहीं आप कि क्या, हम हैं आपके साथ। लेकिन आप करो क्या, जो क्लासेस बोली जा रही है, जो क्वेश्चन ग्रुप में जाता है उसका रिप्लाई करो। ग्रुप में भी हम देखते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स ऐड हैं, लेकिन उसमें से एक्टिव पार्टिसिपेशन केवल 15 से 20% लोगों का है। बाकी एकदम लापरवाही की तरह हाँ ग्रुप में आ गए हैं, क्लासेस आ रही हैं कि नहीं आ रही, देखना है कि नहीं देखना है। तो अगर ये लापरवाही लेकर चलोगे बेटा तो फिर आपको मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, एक आप ट्रुथ समझो कि BHU क्वालिफाई कर पाना नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए। ये अभी से नोट कर लो। अगर आपको BHU क्वालिफाई करना है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना शुरू करो, थोड़ा सीरियस हो जाओ। नहीं तो क्या होगा कि जैसे बाकी लोग फॉर्म भरते हैं, एंट्रेंस दिए, नहीं क्वालिफाई हुआ,
तो वही आपके साथ भी होने वाला है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दोगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, आप लोग कहाँ गलतियाँ की हो वो अब देखो। पहला क्वेश्चन है, कमीशन पेड ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीन विल बी डेबिटेड टू। अब एक क्वेश्चन बेटा अभी हम बरसों ये क्लास पढ़ाए हैं, रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। तो हमने आपसे बताया था कि कोई भी एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, अगर वो हमारे बिजनेस का क्या कर रहा है, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें क्या होने वाला है कि वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा। और इसके लिए हम आपको याद भी दिलाए थे कि ज़रा आप याद करो, डिप्रिसिएशन का चैप्टर क्लास 11th में जो पढ़े थे, वहाँ पे कोई भी हम एसेट्स परचेज करते थे तो उसके इंस्टॉलेशन से लेके चाहे जो भी खर्चे होते थे, मीन्स पुट टू यूज़ करने के पहले जो भी खर्चे होते थे, सब हम उस एसेट्स अकाउंट में डेबिट करते थे। अलग से हम उसका एक्सपेंसेस नहीं डेबिट करते थे, मीन्स ये मेरा कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा मशीन अकाउंट डेबिट किया जाएगा, न कि कमीशन अकाउंट। बहुत से बच्चों ने कमीशन अकाउंट पे टिक लगा दिया है। कमीशन अकाउंट नहीं होगा बेटा, ये मशीनरी अकाउंट होगा। इसकी जनरल एंट्री आप रिकॉल करोगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, दोनों सही है, लेकिन मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज। अब यहाँ पे भी देखो बहुत ही केयरफुल, आपको हम बता चुके हैं क्वेश्चन को जब भी पढ़ो बहुत केयरफुल होकर पढ़ो। हम लोग क्या किए हैं कि पढ़े हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्वेश्चन हम ग्रुप में भी दिए हुए थे, तो उसके बाद भी बच्चे गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं, हमें तो तुरंत नन ऑफ द एबव पे जाना चाहिए, 6% की बात ही नहीं आने वाली यहाँ। तो ये इसका ऑप्शन जो है सेकंड क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन होगा। फिर आगे बोल रहा है कैपिटल अकाउंट शोज, कि अब यहाँ पे बात कर रहा है कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट, ये पार्टनरशिप से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, आपका नॉर्मल भी है। तो आप हमेशा याद रखो कैपिटल आपका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जनरल एंट्री आप याद कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस कभी नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी होगा ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज। अब देखो बेटा ये भी आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू से ही है। तो हमने आपको कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल इनकम, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस सबके बारे में बताया था। तो अब आप ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ बात किया है प्रॉफिट की, तो एकदम क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि हमें प्रॉफिट को खोजना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर की बात किया है, तो ओल्ड फर्नीचर क्या होगा, मेरा बिजनेस का एसेट्स होगा। मीन्स अगर हम एसेट्स को बेच रहे हैं तो ये मेरा क्या है, कैपिटल नेचर का आइटम है। तो कैपिटल नेचर का तो आइटम हुआ, लेकिन हमने क्या बोला कि हमें प्रॉफिट पे ध्यान देना है। तो ये इस पे प्रॉफिट जो हो रहा है ओल्ड फर्नीचर का, वो ऑप्शन नंबर डी है, कैपिटल प्रॉफिट आपका होगा। ये एकदम ध्यान देना। आधे बच्चे कैपिटल इनकम पे लगा देंगे। कैपिटल इनकम क्या होगा बेटा, जो आपका टोटल सेल्स होगा वो कैपिटल इनकम होगा, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट हमारा जो है वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव टेक्स इनटू अकाउंट। इस पे देखो बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए थे कि क्या बोलता है प्रिंसिपल्स, कि एंट्री फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज बट नॉट फॉर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। मीन्स कि हम हर आने वाले भविष्य में लॉस जो हमें दिख रहा होगा उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट होने वाला को तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो यही चीज़ अब यहाँ देखो बड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे, आप सब कुछ पढ़े होगे, और हम आपको जैसे पहले भी बताए थे कि एग्ज़ाम में आपको सब कुछ आता रहता है, लेकिन ऑप्शन आप क्या करते हो, सही से रीड नहीं करते हो। तो एकदम केयरफुली एनालिसिस करोगे तो देखो थोड़ा ऑप्शन नंबर सी, ऑल फ्यूचर लॉसेज नॉट प्रॉफिट्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। एक क्वेश्चन भी हम ग्रुप में दे चुके हैं। अब नेक्स्ट बोला रेंट रिसीव्ड इज इनकम, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस। अब यहाँ देखो बेटा ध्यान दो, रेंट रिसिप्ट की बात बोला, रेंट अकाउंट नहीं पूछा है, तो नॉमिनल अकाउंट आपके माइंड में जरा सा भी नहीं आना चाहिए। और रिसीव्ड की बात है तो ये आपका इनकम, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 ए आपका इनकम होगा। अगर यहीं पे बोलता रेंट अकाउंट इज, तब हम नॉमिनल अकाउंट पे लगाते हैं ठीक, लेकिन ये बोला कि रेंट रिसिप्ट, तो ये हमारे लिए इनकम है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज। इस क्वेश्चन में भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। ये याद रखो बेटा कि पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सोल ट्रेड की तरह। जो लोग लिमिटेड टू कैपिटल लगाए हैं वो गलत ऑप्शन आप टिक किए हो।
वो कुछ केसेस होते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनर आप पढ़ोगे उस केस में कि अगर एक स्पेशल पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, लेकिन आपको नॉर्मल अगर टिक लगाना हो तो अनलिमिटेड लगाओगे। और कंपनी में जाओगे तो कंपनी में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लाइबिलिटी उनके शेयर तक सीमित होती है। लेकिन पार्टनरशिप की बात हम करें या सोल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे सभी पार्टनर्स की, या हम सोल ट्रेड बिजनेसमैन की बात करते हैं तो लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है। तो इसका ऑप्शन बी होगा बेटा। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑन लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट विच गिव्स बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अब देखो फिर यहाँ पे बात है कि एक्सपेंसेस कर रहे हैं लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा, हमें कई सालों तक मिलने वाला है। तो आप याद करो रेवेन्यू और कैपिटल के क्लास में हम लास्ट में आपसे बात किए थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बहुत बड़े अमाउंट में करते हैं हम, और इसके प्रॉफिट्स आने वाले कई सालों तक होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट भी हम बताए थे कि कैसे, मतलब कुछ पोर्शन हम पीएल अकाउंट में डेबिट करते हैं, कुछ पोर्शन बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी होगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यहाँ पे एन आई गलती से लग गया बेटा। ओके, नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टार्ट्स। अब एक क्वेश्चन जो गलत किए हैं तो उनके ऊपर तो हमें बहुत ही गुस्सा आया है कि मीन्स आप ये समझ लो बेटा कि कॉमर्स पढ़ रहे हो और आपको यही नहीं पता कि अकाउंट कब स्टार्ट हुआ है। कुछ लोग लगा दिए 1694 कि अरे हमने पहली क्लास में बताया था। और अगर आपको हम कह रहे हैं कि फादर ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बेटा ना, तो हम ये कहेंगे आपका कॉमर्स पढ़ना बहुत ही बुरा है, कि बहुत ही ज़्यादा बुरा है। आप बहुत बेइज्जती कराओगे अपना, साथ ही साथ अपने टीचर का। ये बेसिक चीज़ें हैं। ये तो ऐसे समझ लो कि जैसे तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ, अगर ये आंसर ना दे पाओ फिर तुम्हारे घर पे रहने का क्या मतलब। कॉमर्स पढ़ रहे हो, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में देखो हर जगह 94 मिल रहा है, तो 94 हमें भी पता है, लेकिन एक्चुअल क्या है 1494, ऑप्शन नंबर डी। जो लोग अभी भी क्लासेस को सीरियसली नहीं देख रहे हैं, क्लासेस देखना शुरू करो बेटा। ये पता चल रहा है कि आप लोग अभी भी सीरियस होकर क्लास नहीं देख रहे हो। क्लासेस देखो और उसका नोट्स बनाओ प्रॉपर। ये नहीं कि वीडियो देखो छोड़ दो, मूवी नहीं है कि मूवी की तरह देखकर छोड़ दो। उसका आप कॉपी और पेन लेकर बैठो, वीडियो को देखते समय सारी चीज़ों को नोट करो, जैसे कि अगर आप क्लास में बैठकर पढ़ रहे हो तो सेम वैसे ही पढ़ाई करो, तब जाके आपका अच्छे से तैयारी हो पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कैश बुक रिकॉर्ड्स। अब बात करें कैश बुक रिकॉर्ड्स, इस सब्सिडरी बुक से क्वेश्चन आपका, ऑल कैश परचेजेस, ऑल कैश सेल्स, ओनली कैश परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ऑल कैश ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। अब देखो ऊपर बात पहला किया किया सेल्स और परचेज, ऑप्शन नंबर ए में केवल बोल रहा है परचेजेस, सेकंड में बोल रहा है सेल्स, फिर उसके बाद बोल रहा है कि सेल और परचेज गुड्स का। तो क्या आप ये सोचो कैश बुक में केवल परचेज और सेल की ही रिकॉर्डिंग होती है, वो भी गुड्स की? कभी भी नहीं। ऑल कैश ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस मीन्स कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो कैश में हो रहा है वो सब कुछ कैश बुक में जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका होने वाला है सही। नेक्स्ट चलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा कि आप फाइनल अकाउंट में ज़रा सा याद करो, और जनरल एंट्री में भी हम बताए हैं कि क्या होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आप एडवांस में दे दिए हो, अभी उसका टाइम नहीं आया था, तो वो अगर आप सोचो कि वो पैसा आप एडवांस में ना पे किए होते तो आपके पास बचा रहता, और बचा होता तो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता, एसेट साइड में दिखाया जाता। पहली चीज़ तो पहला ऑप्शन सही हो गया। और दूसरा चीज़ कि एक एक्सपेंसेस प्रीपेड है, तो आप याद करो जब टाइप्स ऑफ अकाउंट हम पढ़ाए हैं तो उसमें पर्सनल अकाउंट के टाइप्स पढ़ाए थे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कि जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा पर्सनल अकाउंट भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब बात करते हैं एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल। ये आपका क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको भी हम बताए थे जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ा रहे थे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है फोर्थ है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पे भी एल छूट गया है, टाइपिंग में थोड़ा थोड़ा एरर हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये भी क्वेश्चन हम ग्रुप में दे चुके हैं। जो बच्चे ग्रुप में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं उनका बहुत कम गलती होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। तो चलते हैं देखते हैं कि इसका आंसर, कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, यस। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही मेरा बोला है, ए रिप्रेजेंटेटिव। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज लाइबिलिटी, हाँ।
आप फाइनल अकाउंट रिकॉल कर सकते हो कि लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग शो करते थे। कैश अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, हाँ अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा। तो मीन्स इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ये देखो बेटा, इससे क्या होता है ना कि अगर आप सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो आप गलती नहीं करोगे। ऑप्शन हमेशा आप सब पढ़ो, भले से आपको आंसर पहले ऑप्शन में दिख रहा है सही है, लेकिन चारों ऑप्शन आप पढ़ो तब जाके टिक लगाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला ब्रोकरेज पेड इज। अब देखो यहाँ पे ब्रोकरेज अकाउंट नहीं पूछा, जैसे रेंट अभी आया था, तो ये ब्रोकरेज पेड इज आपका क्या है, एक्सपेंसेस है, न कि नॉमिनल अकाउंट। ओके। परचेज बुक रिकॉर्ड्स, सब्सिडरी बुक से क्वेश्चन है। परचेज बुक के बारे में हमने बताया था कि ये क्या करता है, क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स की रिकॉर्डिंग करता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, एसेट्स वगैरह की रिकॉर्डिंग नहीं होता। और एक क्रेडिट मीन्स जो उधार क्रय होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है परचेज बुक में। आगे, अकाउंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज। अब देखो बेटा कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोग क्रिएट कर दियो अपने माइंड में। यहाँ पे क्वेश्चन में एकदम क्लियर देखो क्या बोला गया है कि सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो मैक्सिमम पार्टनर आपके 50 होंगे। अगर हम बात करते हैं रूल 10 के अकॉर्डिंग, तब आपका जाके क्या होता है, 100 पार्टनर्स का ऑप्शन आप सही टिक करते। बच्चे आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो। देखो हमने आपको पढ़ाया सब कुछ है, लेकिन आप उसको कितने कह सकते हैं बारीकी से एनालिसिस कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो पढ़े सब कुछ रहेगो, एग्जाम में ऐसे ही आएगा, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, वर्ड के साथ आपके साथ खेलेगा, वर्ड से प्ले करेगा। तो यहाँ पे अगर आप जरा सा भी केयरफुल हो जाते कि हमने क्या बोला क्वेश्चन में 464 के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, तो 464 क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर वो 50 बताया हुआ है। और 2014 में रूल 10 जब आया बेटा, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से पावर दी गई कि वो क्या कर सकते, अगर वो चाहे तो 100 पार्टनर्स कर सकते हैं। तो अब एक चीज़ आप और ध्यान रखना कि अगर आपके BHU BCom में केवल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, तो वहाँ पे आप 100 टिक लगा के आओगे। लेकिन अगर सेक्शन मेंशन किए गए हैं तो सेक्शन के अकॉर्डिंग आप 50 या 100 जो भी रिलेट करा, अगर रूल 10 की बात आएगी 100 पार्टनर, सेक्शन 464 की बात आएगी तो 50 पार्टनर, और कुछ भी नहीं बोला तो हम 100 पार्टनर्स को टिक लगा के आएंगे। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अब बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हो तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, एकदम सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम, नहीं ये नहीं होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, हाँ ये होता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी देखो, बोथ ए एंड सी। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है आपका लोन का, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको याद करो, पार्टनरशिप डीड के बारे में हम बताए थे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो दो ही चीज़ होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा, और बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है। मीन्स कोई कमीशन नहीं, कोई क्या नाम से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल और केवल दो चीज़ें होने वाली हैं कि लोन का इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल सभी। नेक्स्ट, गुड्स लॉस बाय फायर इज। अब देखो गुड्स जो बेटा है आपका क्या है, एक बिजनेस का आइटम है और इससे आपको रेवेन्यू नेचर का इनकम जनरेट होता है। तो अगर यह गुड्स आपका लॉस हो रहा है फायर में, तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू लॉस होने वाला है, कैपिटल लॉस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब देखो गुड्स जब विड्रॉ किया गया है तो हम लोग ड्राइंग तुरंत माइंड में आता है, लेकिन यहाँ पे पूछा कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जब गुड्स आपका विड्रॉ किया जाता है बेटा तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ बिजनेस चेंजेस एवरी ईयर द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड। अब ये भी देखो बेटा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, और ये भी हम ग्रुप में क्वेश्चन दिए हुए थे। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है, सब कुछ ओपन करना चाहिए, किस मीन्स ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है, बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इनकम और एक्सपेंसेस मैच करने चाहिए, सेम बिजनेस होने चाहिए, सेम अकाउंटिंग पीरियड। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन आपके जो होने चाहिए वो फ्रिक्वेंटली नहीं चेंज होने चाहिए।
तो यहाँ पे क्या बोला कि बिजनेसमैन चेंज कर रहा है, तो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है, तो कंसिस्टेंसी आपका कर रहा है। देखो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल से जो क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, वो याद रखना थोड़ा निगेटिव वे में आएंगे। हमने क्या बताया था कि कंसिस्टेंसी बोलता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं। अब क्वेश्चन को भी आप पढ़ो तो यहाँ पे बोल रहा है वायलेटेड, तो वायलेटेड से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आते हैं। मीन्स डायरेक्ट ही नहीं पूछेगा कि कंसिस्टेंसी क्या बोलता है, आपको ऐसे ही घुमा के देगा क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल ए बिजनेस नीड टू शो कंटीजेंट लाइबिलिटीज। अभी जस्ट ऊपर बताएं फुल डिस्क्लोजर कि कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ऐसी लाइबिलिटीज जो आपकी अभी तो प्रेजेंट टाइम में हुई नहीं है बट फ्यूचर में हो सकती है। नॉर्मली आप ये मान कर चलो जैसे कि कोर्ट केस वगैरह होते हैं कि मान लो किसी के साथ आपका केस चल रहा है बिजनेस में, अगर आप केस जीत गए तो आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन आप वही केस हार गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ बोला जाता है बेटा। वो आपको बताना पड़ता है कि आपके बिजनेस में कोई केस चल रहा है या नहीं, या बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसको आप फुट नोट में भी दिखाते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स ऑफ रियल अकाउंटिज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत ही ध्यान से देखो कितना इजी है क्वेश्चन। आप सोचो रूल्स पूछा, पहला आप पढ़ोगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके माइंड में तुरंत याद आएगा डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और एग्जाम में जल्दी में रहोगे पहले ऑप्शन को आप फटाफट टिक लगा के आगे बढ़ोगे, लेकिन नीचे उसी ऑप्शन में देखो क्या बोला, क्रेडिट व्हाट गोज आउट डेबिट द रिसीवर। रिसीवर की बात है तो पर्सनल अकाउंट का रूल है, तो मीन्स ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। फिर बोला डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, ये भी क्रॉस है, नॉमिनल और पर्सनल रियल अकाउंट इसमें मिला दिया। फिर बोल रहा है डेबिट व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट व्हाट्स कम इन, तो ये भी गलत है बेटा। अब आप आओ लास्ट में, क्रेडिट वाज गोज आउट, डेबिट वाट कम इन। अब इसी को आप रिवर्स कर दो, डेबिट वाट्स कम इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका सही। देखो है कितना इजी चीज, लेकिन बहुत ही ज्यादा घुमा दिया। इससे घुमाने से क्या करता है एग्जामिनर, आपका एग्जाम में टाइम भी लेता है कि आप ऐसे दिमाग लगा के पढ़ोगे तो आपका टाइम भी जाता है, लेकिन आप अगर पेशेंस के साथ पढ़ोगे तो टाइम कम जाएगा और ऑप्शन आप बहुत ही सही करके आओगे, मीन्स गलती का चांस आपके पास नहीं होगा। तो ऐसे आप ध्यान से देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट बिजनेस लाइफ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। आपको हमने बताया था कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये क्या करता है, बोलता है कि बिजनेस की लाइफ आपका क्या होना चाहिए कि शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। वो स्मॉल पार्ट क्या हो सकता है, 1 ईयर, 12 मंथ्स और 365 डेज, मीन्स एक लिमिटेड टाइम के बाद हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट सब कुछ बनाते हैं, ताकि फ्यूचर में हम अपने बिजनेस का ग्रोथ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स। अब सेल्स रिटर्न आप याद करो बेटा, क्या बोला था कि जो गुड्स हम क्रेडिट पे बेचे होते हैं वो वापस आता है, उसको रिकॉर्ड करता है सेल्स रिटर्न बुक। ध्यान देने वाली बात है, क्रेडिट सेल्स होना चाहिए और गुड्स का। तो अब यहाँ पे बोला है रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, रिटर्न ऑफ गुड्स टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर आप सोचो बेटा कौन होगा, क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटीज साइड में दिखाया जाता है, जिससे आप परचेज की होते हो उसे क्रेडिटर बोला जाता है। ठीक, अगला बोल रहा है रिटर्न ऑफ गुड्स बाय डेटर्स, जिसको आप क्रेडिट पे सेल किए होते हो उसको डेटर्स बोला जाता है। तो हमने क्या बोला कि जो गुड्स रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट पे बेचा गया वो वापस आएगा तो उसको सेल्स बुक में, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड बाय डेटर्स, कि जो हमारे क्या नाम से डेटर्स हैं ये एसेट साइड में दिखाए जाते हैं। ये भी याद रखो, जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो आप सारी चीज़ों को एनालिसिस करते रहो। डेटर्स आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाए जाते हैं, करेंट एसेट्स भी बोले जाते हैं। क्रेडिटर आपके लाइबिलिटी साइड में होते हैं, करेंट लाइबिलिटीज भी बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रिकॉल हो जानी चाहिए तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट इज। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो बेटा क्या है, बिजनेस के लिए इनकम होती है। तो जैसे इनकम की बात आई तो यहाँ पे क्या बोला है, अकाउंट के बारे में पूछा है, तो इनकम प्रॉफिट लॉस इन सब की बात हमारी नॉमिनल अकाउंट में आती है। तो हमारा 25 का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है बेटा। अब देखो आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आप पढ़े सब कुछ रहते हो बेटा, इसमें नो डाउट्स, लेकिन आप किस तरह से, मीन्स आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है एग्जाम के टाइम में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे से आप लोग ध्यान रखो कि सीरियस होकर पढ़ाई करो। कहीं पे आपको डाउट्स हो रहा है, हम आपको 1000 बार बोलते हैं बेटा हम हैं,
आप पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप फ़ोन कॉल करो, कि आप मैसेज नहीं कर सकते हो, आपको सबसे बेहतरीन ऑप्शन मैं दे रहा हूँ कि फ़ोन कॉल करो, कि आप फ़ोन पे बात करो, अपने डाउट्स क्लियर करो। लेकिन पढ़ाई में बेटा लापरवाही नहीं। आपका टारगेट होना चाहिए बीएचयू क्वालिफाई करना है, किसी भी हाल में बीएचयू को आपको क्वालिफाई करना है। क्योंकि ये याद रखना, बीएचयू वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। और अगर एक बार वहाँ पे आप क्वालिफाई करके स्टडी करोगे तो क्या होगा कि आपकी आने वाली लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब ये भी डिपेंड करता है, बहुत से बच्चे बीएचयू क्वालिफाई करने के बाद वहाँ लापरवाही करते हैं, तो ये नहीं है कि अब उनकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। आप सिंसियर होकर पढ़ाई करोगे तब आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। तो इसलिए आप लोग और अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट्स होता है आप लोग हमेशा पूछो बेटा, सारे क्लासेस को देखते रहो। ओके, थैंक यू, गुड लक।